हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएरा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र पब्लिकेशन की भारतीय राज्य व्यवस्था बुक के बारे में। आज इस बुक का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जिनमें हमने भारतीय संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। जैसे पहले लेक्चर में हमने कंपनी का शासन डिस्कस किया और सेकंड लेक्चर में हमने क्राउन के शासन को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले उन वीडियोज को देख लीजिए ताकि आप सीक्वेंस वाइज हर चीज़ को समझ सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आज का टॉपिक संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा है इसको इसलिए बनाया गया था ताकि ये भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। लेकिन इस संविधान सभा को किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये योजना थी कैबिनेट मिशन की। इस कैबिनेट मिशन ने ही डिसाइड किया था कि भारत की संविधान सभा किस तरीके से बनाई जाएगी। ये जो कैबिनेट मिशन है ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनाया जाता है और यह भारत में 24 मार्च 1946 को आता है। इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 सदस्य थे, लॉर्ड पथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर। इन 3 व्यक्तियों का समूह कहलाता था कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बनाया जाता है जो कि भारत 24 मार्च 1940 को पहुंचता है और भारत में यह 24 मार्च 1940 को दिल्ली के अंतर्गत पहुंचता है जो कि अपनी रिपोर्ट 16 मई 1940 को प्रकाशित करता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है इससे। इस कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर संविधान सभा का निर्माण किया। अब इस संविधान सभा से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि क्या क्या है। इस संविधान सभा में टोटल मेंबर की संख्या 389 थी, जिसमें 292 आते थे ब्रिटिश प्रांत से, 4 आते थे मुख्य चीफ प्रांत से यानी कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, मुख्य आयुक्त का प्रांत, और 93 आते थे देसी रियासतों से अर्थात प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो 389 मेंबर हैं इनमें जो महिलाओं की संख्या थी वो थी 15। लेकिन अगर मैं इनका भी बाइफर्केशन करूं, इन 389 में से ब्रिटिश भारत का बंटवारा हो गया था तो 299 रह गई थी इंडिया में और पाकिस्तान में चली गई थी 90 सीट। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर कितनी हो जाती थी 389। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इस संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को इसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। तो ध्यान रखना, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इनको 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के दौरान संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अस्थायी मतलब टेम्पररी अध्यक्ष। लेकिन ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है अर्थात परमानेंट मेंबर। तो आपसे काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अर्थात टेम्पररी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन वहीं जब परमानेंट अध्यक्ष अर्थात स्थायी अध्यक्ष की बात होगी तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। संविधान सभा के कुल मिलाकर 11 अधिवेशन हुए थे, जबकि इसकी जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया था। जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखोगे अर्थात प्रेम्बल देखोगे तो उसमें सबसे नीचे की ओर आपको एक तारीख दिखाई देगी जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है, यहाँ पर लिखी मिलेगी। वो कौन सी है? 26 नवंबर 1949, जो कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि बताती है। और इस दिन भारतीय संविधान के 16 आर्टिकल लागू हुए थे, जबकि पूर्ण रूप से जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इस दिन जब पूर्ण रूप से कह रहा हूँ तो इसका मतलब भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए थे। और इस दिन भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। ये किस प्रकार से कब कब बढ़ी उनके बारे में भी हम टाइम के हिसाब से डिस्कस करते चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिलहाल के लिए आपको संविधान सभा से कुछ इतनी बातें याद रखनी है, जैसे इसको कैबिनेट मिशन के योजना के तहत बनाया गया था
कैबिनेट मिशन ने भारत में आकर सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया ताकि संविधान सभा के 389 सदस्य क्या कर सके, भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण कर सके। इन 389 सदस्यों में 15 महिलाओं की संख्या थी और इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी अर्थात टेम्परेरी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को इसका परमानेंट अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान सभा के कुल मिलाकर 11 अधिवेशन हुए हैं, जबकि इसकी अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 से रिलेटेड 3 बातें याद रखनी है। एक तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 24 जनवरी 1950 को ही चुना जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान इन दोनों को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ये जो 389 सदस्य थे ना, इनमें से प्रत्येक सदस्य यानी कि एक सदस्य को प्रति 10 लाख व्यक्ति पर चुना गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्रति 10 लाख व्यक्ति पर एक सदस्य को चुना गया था। तो इस प्रकार ये जो 389 सदस्य थे ये कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो 389 इंटू 10 लाख। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण करने से संबंधित बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था। इनमें से 8 समितियां ऐसी थी जो बड़ी थी और छोटी छोटी अन्य समितियां भी थी। तो आज हम बड़ी समितियों के अध्यक्ष जानेंगे कि क्या क्या थे। जैसे एक थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और दोस्तों ये जो प्रारूप समिति थी ये बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। ये डेट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। इस प्रारूप समिति के अंतर्गत 7 सदस्य थे। नेक्स्ट जो कि काफ़ी बार पूछी जाती है, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इन दोनों के ही अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 2 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था, प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति। तो आपको ये सारे के सारे याद रखने सीक्वेंस वाइज। हल्का सा रिकॉल करोगे तो आपके आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कभी भी संघ वर्ड देखोगे तो संघ और संघीय इन दोनों को देखते हुए आपको आंसर लगाना है क्या, जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, देखो प्रक्रिया और संचालन इन दोनों को लगभग एक ही मान कर चलो, क्योंकि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जब भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया तो ये क्या कर रहे थे, संचालन ही तो कर रहे थे। वहाँ पर क्या प्रक्रिया रहेगी इस तरीके की तो बातें बता रहे थे। तो ध्यान रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे, प्रक्रिया या संचालन समिति के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनको मूल अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया। साथ ही साथ अल्पसंख्यक और जनजाति समिति और प्रांतीय संविधान समिति का भी अध्यक्ष इनको बनाया गया था। दोस्तों एक मौलिक अधिकारों की उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये भी बात आपको याद रखना है कि मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो हमारी संविधान सभा थी उसमें 296 सदस्य जो ब्रिटिश भारत से आते थे। जब इन पर चुनाव हुआ तो इसमें 208 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल की, मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजय प्राप्त की और अन्य पर थे 15। तो इस प्रकार जब ब्रिटिश भारत की जो सीट थी रिप्रेजेंट करती थी उन पर इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस ने बाजी जीत ली थी। और यहीं से मुस्लिम्स को यह प्रतीक हो गया था कि भाई हमारा यहाँ पर बोलबाला नहीं चलने वाला है। ये कुछ तो पहले से ही डिमांड कर रहे थे कि हम अलग से संविधान सभा की मांग करते हैं। तो इसलिए आप देखोगे जब भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, तो ये लोग क्या नहीं करते, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी कि मुस्लिम लीग यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि इनको इलेक्शन से ही पता लग चुका था कि भारत में हम क्या रहेंगे, एक बहुसंख्यक रूप में न रहकर अल्पसंख्यक रूप में रहेंगे। इसलिए जो मेजोरिटी होगी हमारी यहाँ पर कम रहेगी। इसलिए इन्होंने क्या करा था, जो कैबिनेट मिशन था उससे पहले से ही पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट ना करके अलग से भी दोबारा फिर जोर दिया कि हमें क्या चाहिए, अपनी अलग से एक संविधान सभा चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आपको अच्छे से क्लैरिफिकेशन करके बताऊं कि कितने सदस्य कहाँ से आते थे तो कुछ इस प्रकार थे। जैसे कुल मिलाकर सदस्यों की संख्या थी 389, जिनमें से 292 आते थे ब्रिटिश प्रांत से और 93 आते थे देसी रियासतों से।
और 4 आते थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। यानी कि ये जो दोनों के दोनों एरिया थे ये ब्रिटिश प्रांत के थे और ये था देसी रियासतें अर्थात प्रिंसली स्टेट। ठीक, अब ये जो 292 सदस्य थे ये आते थे गवर्नर के प्रांत। जो 11 गवर्नर के प्रांत थे उनसे सदस्य आते थे 292 और ये 4 आते थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये क्या थे? चीफ कमिश्नर के प्रांत थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान। जबकि 292 सदस्य आते थे कहाँ से? गवर्नर के 11 प्रांतों से। और ये जो 93 सदस्य थे ये क्या थे? प्रिंसली स्टेट अर्थात देसी रियासतें। अब मैं बात करता हूँ इनके दूसरे क्लैरिफिकेशन की। जैसे आप देखोगे कि हमारे देश का बंटवारा हुआ उसके बाद में 299 सदस्य रह गए इंडिया में, वहीं पर 90 सदस्य कहाँ पर चले गए? पाकिस्तान में। तो देखो ये बात आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि पाकिस्तान में बंटवारे के बाद में 90 सीट चली गई और इंडिया में रह गई कितनी? 299। अब देखो अगर ये 93 सीट है, इन 93 सीट में से 23 चली गई थी पाकिस्तान में और 70 रह गई थी कहाँ पर? इंडिया में। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जब 299 में से 70 सीट किसकी है? प्रिंसली स्टेट की। तो 229 किसकी होगी? ब्रिटिश प्रांत की। तो और ये कहते हैं प्रिंसली स्टेट। और अब यहाँ पर ऐसे ही कितनी बची होगी? 90 में से 23 तो आ गई यहाँ पर प्रिंसली स्टेट और 67 क्या बची? ब्रिटिश प्रांत की सीट। तो इस प्रकार आप देखोगे 229 और 67 इन दोनों का सम क्या होता है? 296। और वहीं पर जो ये 70 और 23 है इनका सम क्या होता है? 93। तो ये एक आगे जाके बहुत किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ था वो बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, टोटल कुल मिलाकर 389 सीट, 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 मुख्य आयुक्त प्रांत से, ये दोनों के दोनों ही क्या कहलाते थे? ब्रिटिश प्रांत। 93 आती थी देसी रियासतों से अर्थात प्रिंसली स्टेट से, 292 आती थी 11 गवर्नरों के प्रांत से और 4 आती थी दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान के प्रांत से। वहीं पर अगर मैं इनका आज़ादी के बाद बंटवारा करूँ तो 299 सीट चली गई थी इंडिया में और 90 सीट कहाँ पर चली गई थी? पाकिस्तान में। अब देखो सीट थी 2 जगह पर बटी हुई, कुछ ब्रिटिश प्रांत की और कुछ देसी रियासतें। अब कितनी देसी रियासतें किस कंट्री में गई वो भी आपको जानना जरूरी है। जैसे 90 में से 23 चली गई पाकिस्तान में, ये हमने यहाँ पर लिख दी। तो भाई बाकी की बची हुई कितनी होगी? 67 ब्रिटिश प्रांत की होगी। ऐसे ही जब 93 में से 70 चली गई पाकिस्तान में तो 70 यानी कि प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासतें हमने यहाँ पर लिख दी। तो 299 में से कितनी बची? 229। इस प्रकार आप देखोगे कि ये भी क्या है? ब्रिटिश प्रांत की सीट है और ये भी क्या है? ब्रिटिश प्रांत की सीट है। इन दोनों का सम कितना हो गया? 296 और इनका क्या हो गया? 93। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसे ये बता रहे हैं कि 296 सीट जो ये ब्रिटिश प्रांत थी इन पर जब इलेक्शन हुआ उसमें 208 सीटों पर किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विजय हासिल की। और वहीं पर जो मुस्लिम लीग थी उसने 73 सीट पर विजय हासिल की और 15 मिली थी अदर्स को, यानी कि अदर मेंबर जो भी खड़े थे उनको इतनी मिली थी। तो इस रिजल्ट की वजह से ये मुस्लिम लीग क्या थी? नाखुश थी। इसीलिए क्या हुआ था? इन सीट का बंटवारा हुआ था। कब? जुलाई अगस्त 1946 के इलेक्शन के बाद से, क्योंकि इनको रिजल्ट में ही फील हो गया था। समझे आप? और इस प्रकार आप देखोगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, इसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का मुद्दा बनाकर इलेक्शन लड़ा था उस टाइम पर। और इन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या मुद्दा बनाया था? इन्होंने बनाया था पाकिस्तान का मुद्दा। समझ रहे हो आप आज कंसेप्ट? ये आज से थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखो कि जो आज समस्याएं है ना भारत में वो आज की नहीं है, वो ब्रिटिश भारत का जब बंटवारा हुआ था उस समय की हैं ये। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या? प्रारूप समिति। दोस्तों अभी हमने बताया कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। और अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। जैसे एक वीक में 7 दिन होते हैं तो एक कमेटी में 7 सदस्य थे। इस तरीके से आप याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि 8 थे। कितने थे? 7। एक वीक में 7। प्रारूप समिति एक समिति, सबसे इंपॉर्टेंट समिति, और इसी में सदस्यों की संख्या 7। तो 7 सदस्यों के नाम क्या कहते हैं? इसमें एक तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा
के एम मुंशी, पांचवा मोहम्मद सादुल्ला, छठा BL मित्र और सातवां DP खेतान। लेकिन दोस्तों BL मित्र और DP खेतान की जगह ले लेते हैं दोनों दूसरे बंदे। BL मित्र की जगह जाते हैं N माधवराव और DP खेतान की जगह जाते हैं TT कृष्णमाचारी। बाद में एक का स्वास्थ्य खराब हुआ और एक की डेथ हो गई थी, जिस कारण से ऐसा सब कुछ देखने को मिला। अब हम बात करते हैं परीक्षा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। जैसे पहला, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। हमने बताया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, और इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस संविधान सभा की अध्यक्षता की थी। ये जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, ये टेम्परेरी अध्यक्ष के रूप में चुने जाते हैं, जबकि ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाता है। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद DRP। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों जो हमारी वर्तमान में प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का ही ब्लूप्रिंट है। उसी से निकालकर हमने क्या बनाई है? प्रस्तावना बनाई है। इसलिए हम प्रस्तावना को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहते हैं। यदि आप संपूर्ण संविधान को नहीं पढ़ना चाहते, केवल आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लोगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि भारतीय संविधान क्या कहना चाहता है। तो दोस्तों ये जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसके आधार पर हमारी प्रस्तावना बनाई गई। और ये कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, और इसको संपूर्ण संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया था। कब दोस्तों? 22 जनवरी 1947। ये बात आपको याद रखनी है, दोनों तारीख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछी गई है। नेक्स्ट, संविधान सभा के लिए चुनाव लड़ा गया जुलाई अगस्त 1946। जैसा कि हमने अभी बताया कि जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन होने के बाद में कुछ रिजल्ट इस प्रकार का था जो कि हमने दिखाया था अभी आपको। जैसे कि ये वाला 296 सीटों पर हुआ जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन। 208 पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विजय हासिल की, 73 पर मुस्लिम लीग ने और 15 पर अदर्स ने। ठीक, बोलोगे तो नहीं अब आप? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, जबकि भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो इस दिन भारत क्या बना? एक रिपब्लिक कंट्री बना, यानी कि गणतंत्र देश बना। इससे पहले भारत किस रूप में कार्य कर रहा था? एक डोमिनियन स्टेट के रूप में। और डोमिनियन स्टेट के रूप में कब से? जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 से। आज़ादी प्राप्त करने के बाद में जो यहाँ तक का टाइम पीरियड है, इसके बीच में भारत क्या था? एक डोमिनियन कंट्री के तरीके से बिहेव कर रहा था। ये सारी बातें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्य थे, तो कुल सदस्य कितने थे? 389। लेकिन अगर भारत के विभाजन से पूर्व की बात करें तब, लेकिन भारत के विभाजन के बाद कितने रह गए थे? 299, क्योंकि भाई 90 सदस्य कहाँ पर चले गए थे? पाकिस्तान में, तभी तो मिलाकर 389 होगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत समझदारी के साथ में सॉल्व करना है। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए प्रति 10 लाख व्यक्ति पर। हमने अभी बताया था कि जो भी एक प्रतिनिधि है, जैसे 389 है प्रतिनिधि, उन 389 को जब आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इतने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो, यानी कि एक प्रतिनिधि को प्रत्येक 10 लाख व्यक्तियों पर चुना गया था, यानी कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक कैंडिडेट होगा। जैसे आप देखते हो आज के समय पर लोकसभा का इलेक्शन है तो एक जो MP होता है भी कितने सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है, आप कभी सोच कर देखो। ऐसे ही जब विधायिका का इलेक्शन होता है तो एक MLA या फिर MLC जो होता है वो क्या करता है? बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही उस समय पर जो एक प्रतिनिधि था वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। दोस्तों कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, जैसा कि हमने बताया था। कौन कौन? लॉर्ड पथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। ये कैबिनेट मिशन ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर बनाया जाता है और यह पहुंचता है भारत में कब? 24 मार्च 1946 को। देखो ये सारी की सारी डेट्स याद रखा करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन कहाँ बनाया गया? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। कितने सदस्य थे? 3। कौन कौन?
लॉर्ड लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स। ये भारत में कब आया? 24 मार्च 1946 को। इस कैबिनेट मिशन का पहला कार्य क्या था कि भारत में आकर संविधान सभा का निर्माण करना। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो आप कहोगे 389। एक सदस्य को कितने लाख लोगों पर चुना गया था? तो आप कहोगे 10 लाख लोगों पर। इस संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई, कब हुई? 9 दिसंबर 1940 को। इस दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या चुना गया? अध्यक्ष चुना गया। ये क्या थे? टेम्परेरी अध्यक्ष थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। तो इस तरीके से सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। जो ग्रेनविले ऑस्टिन थे, उनकी ये जो स्टेटमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेसी भारत। नेक्स्ट, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रारूप समिति है इसके अंतर्गत 7 सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, अब हम बात करते हैं भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपके सामने लिखा है, सबसे पहला नाम रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे, जिन्होंने अपना कार्यकाल 1758 से 1760 तथा 1765 से 1767 के बीच में करा है। नेक्स्ट, उसके बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स। जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने अपना कार्यकाल कुछ समय तो इन्होंने बंगाल के गवर्नर के रूप में किया, जैसे 1772 से 1774 तक। लेकिन 1774 से 1785 के बाद में इन्होंने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर का पद था उसके टाइटल को चेंज कर क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। ठीक, अब जो ये बंगाल का गवर्नर होता था इसको बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रकार जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना उसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनको भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1834 से 1835 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में रहा है। देखो दोस्तों, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल था 1833 का राजलेख। जब 1833 का राजलेख आया तो उसमें क्या कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जैसे कि पहले आपने देखा होगा, हमने बताया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर कहा जाता था। गवर्नर के बाद इसका टाइटल चेंज कर क्या कर दिया था? गवर्नर जनरल। अब ये जो गवर्नर जनरल होता था ये बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था। अब टाइटल को चेंज कर क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो इस प्रकार जो पहला गवर्नर जनरल बना भारत का वो बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस राजलेख के द्वारा? 1833 के राजलेख के द्वारा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत के प्रथम वायसराय के रूप में जाना जाता है, जिसका कार्यकाल 1858 से 1862 के रूप में प्रथम वायसराय के रूप में रहा। और प्रथम वायसराय किसका? पूरे भारत का। तो देखो दोस्तों, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी 1857 की क्रांति। जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय ब्रिटिशर्स को यह महसूस हो गया था कि भाई अब भारत का प्रशासन बिना भारतीयों की सहायता के नहीं चलाया जा सकता। इसलिए उन्होंने क्या करा? भारतीयों को अपने प्रशासन में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। इसलिए आप देखोगे जब 1857 की क्रांति के बाद में 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है और डायरेक्ट शासन किसके हाथों में सौंप दिया जाता है? ब्रिटिश क्राउन के, यानी कि ब्रिटेन का जो सम्राट था उसके हाथों में सीधा हमने क्या सौंप दिया था? अपना शासन प्रशासन सौंप दिया था। और इस प्रकार डायरेक्टर्स होते थे या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल होते थे, इन दोनों के पोस्ट को भी क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। और इनकी दोनों की जगह पर क्या करता? एक भारत सचिव अर्थात इंडियन सेक्रेटरी पद की नई स्थापना करी थी। और इसी में क्या कहा गया था? एक इंपॉर्टेंट बात कि ये जो भारत का गवर्नर जनरल है, इस गवर्नर जनरल के पद को चेंज कर हम क्या कहेंगे? आज से वायसराय के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो यही बात इस 1858 के राजलेख में कही गई थी, जिसमें जो भारत का प्रथम वायसराय बना वो था कौन? लॉर्ड कैनिंग।
इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये सारी की सारी वैसे हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से कि 1858 का राजलेख क्या कहता है। बाकी और भी एक एक वाइज हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है, जिनका कार्यकाल अगस्त 1947 से जून 1948 तक रहा है। देखो दोस्तों, ये जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के क्यों? क्योंकि देखो एक एक्ट आया था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, यानी कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि लागू होता है कब? 15 अगस्त 1947 को। जिस दिन यह एक्ट लागू होता है उस दिन क्या होता है? भारत से जो वायसराय का पद होता है उसको क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। साथ ही साथ जो भारत में इंडियन सेक्रेटरी अर्थात भारत सचिव होता है उसके पद को भी खत्म कर दिया जाता है। किसके माध्यम से? भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। अब देखो ये जो पोस्ट थी, यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग क्या बनाया गया था? भारत का प्रथम वायसराय बनाया था। अब वायसराय के पद को यहाँ पर क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो इसकी जगह पर क्या बनाया गया? इसकी जगह पर बनाया गया दोबारा से गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, जैसा कि पहले यहाँ पर बनाया गया था ना, इसमें 1833 के राजलेख में ऐसा ही दोबारा से फिर क्रिएशन किया गया। किसका? गवर्नर जनरल का। और इस बार क्योंकि भारत क्या हो चुका था? आज़ाद हो चुका था 15 अगस्त 1947 को, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन कौन था भाई? एक ब्रिटिशर्स था। तो ऐसा पूछा जाएगा आपसे, ब्रिटिशर्स था तो अगर ये ब्रिटिशर्स था तो फिर भारतीय कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। जो सी राजगोपालचारी थे ये जून 1948 से जनवरी 1950 तक भारत के यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको हर एक चीज़ें याद रखनी है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर वहीं पर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। और सी राजगोपालचारी ही अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्योंकि दोस्तों देखो एक बेसिक सी बात सोचो, हमें आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। और 15 अगस्त 1947 के बाद से जो हमारा संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ था ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा थी, उसको खत्म कर दिया था। और इसी संविधान सभा को हमने क्या बदल दिया था? अंतरिम संसद के रूप में बदल दिया था। बाद में आप देखोगे ना तो इसमें आप देखोगे 24 जनवरी 1950 को हमने जो अपना राष्ट्रपति नियुक्त किया था वो क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, अब देखो एक बात और बताता हूँ आपको बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग। जैसे आज़ादी के बाद में 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिल गई थी और पाकिस्तान को भी उसी समय पर आज़ादी मिली, यानी कि मध्य रात्रि में वो क्या हुआ था? बिल पास हुआ था। तो 14 अगस्त को हम मानते हैं कि पाकिस्तान को आज़ादी मिली। अब लॉर्ड माउंटबेटन बने स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन पाकिस्तान के कौन बने थे? तो पाकिस्तान के बने थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, और साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि इसी एक्ट के माध्यम से स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन का। तो पीएम कौन बना था? तो पीएम बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वहीं पाकिस्तान के पीएम कौन बने थे? तो पाकिस्तान के पीएम बने थे लियाकत अली। ठीक है, इस तरीके की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है कि हमें आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। तो उस रूप में स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। और पाकिस्तान के कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे यहाँ के जो पीएम बने वो बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पीएम पाकिस्तान के कौन बने? लियाकत अली। ठीक है, और ये गवर्नर जनरल का जो पद है ये किसको खत्म कर कर बना? वायसराय और इंडियन सेक्रेटरी अर्थात भारत सचिव के पद को समाप्त कर कर बना था क्या? गवर्नर जनरल का पद। और गवर्नर जनरल पद पहले कब बना है? तो 1833 के राजलेख के द्वारा। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसके टाइटल को चेंज कर कर 1833 के राजलेख के द्वारा इसको भारत का गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाने लगा था।
तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी किसी बच्चे के मन में डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए और आपके डाउट सभी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना हम, ये काफ़ी अच्छे लेवल से कर रहे हैं। इसमें केवल हम बुक से रिलेटेड ही बातों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो अन्य बातें हैं उनको भी डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर की ड्यूरेशन ज़्यादा होने की वजह से इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।